एस नोवेल बॉय 1.0 में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए कदम रखने के लिए अरबपति लड़के साहिल की दुनिया में, एक ऐसी ऑडियो बुक पर आधारित कहानी जहां भावनाएं, परिवार, किस्मत, शक्ति और तकदीर एक दूसरे से टकराती हैं। जानिए साहिल की दास्तान, वह साधारण सा लड़का जिसने एक दुर्लभ रक्तदान करके मौत के दरवाजे पर खड़ी एक महिला की जान बचाई, और बदले में उसे मिला मिथिक गोल्ड फिंगर सिस्टम, जिसे खुद किस्मत ने उसे उपहार में दिया। माँ बाप को खोने के बाद वो बना एक अमीर घर का हिस्सा, नौकर नहीं बल्कि 4 बेटियों का रक्षक, जिनकी अपनी अपनी अधूरी कहानियां, दर्द भरी यादें और छुपे हुए राज्य हैं। ये कहानी है समर्पण की, प्यार की, संघर्षों की, टूटे दिलों की, और उस अदम्य उड़ान की जो एक साधारण छात्र को बना देती है एक महान संरक्षक। कहानी अभी शुरू ही हुई है, नए एपिसोड्स जल्द आ रहे हैं। सफर का हिस्सा बने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नजर डाली। उसने चमड़े के कप पर उलसूर झील के 5 अक्षर देखे तो वह चौंक गई। उसने जल्दी से दस्तावेज उठाया। पहला पेज खोलते ही मानसी कपूर अवाक रह गई। उसने देखा कि दस्तावेज पर आदित्य शर्मा का नाम साफ साफ छपा था। तुमने वाकई उलसूर झील की परियोजना हथिया ली है, ये कैसे संभव है? मानसी कपूर की आंखें चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। मूल रूप से उसने बस यूं ही कह दिया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि आदित्य शर्मा वाकई इसे हासिल कर लेगा। क्या उसके पास वाकई ऐसी आसमान छूने वाली काबिलियत है? वह जो चाहे वह परियोजना हथिया ले। यह असंभव है, ये सच नहीं हो सकता। मानसी कपूर ने जल्दी से पन्ने पलटे और जब उसने पीछे की अनूठी मोहरें देखी तो वह फिर से अबाक रह गई। मानसी कपूर, जो इतने लंबे समय तक शाखा की महाप्रबंधक रही थी, को मोहरों की प्रामाणिकता का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपनी आंखों से देख सकती थी कि यह मोहरें असली थी। इसका मतलब है कि दस्तावेज असली है। ये कैसे संभव है? मानसी कपूर ने फिर से आदित्य शर्मा की ओर देखा। इस समय उसकी आंखें और देश बहुत बदल गए थे। पहले उसे लगा था कि आदित्य शर्मा सिर्फ एक बड़ा बोलने वाला है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आदित्य शर्मा में वाकई आसमान छूने वाली काबिलियत है। मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा को घरा। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। अब उसे आखिरकार समझ आया कि आदित्य शर्मा एक बड़ा खतरा है, और आदित्य शर्मा की आसमान छूने वाली तरकीबों के साथ मुंबई के चौहान परिवार की ताकत के साथ। अगर वे मिलकर बेंगलुरु के चौहान परिवार से निपटने की कोशिश करें तो बेंगलुरु का चौहान परिवार खतरे में पड़ सकता है। साथ ही मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा के पिछले शब्दों पर विचार करना शुरू कर दिया। वह चाहता है कि मैं उसकी आंतरिक जासूस बनूं। क्या उसके पास वाकई पूरे बेंगलुरु के चौहान परिवार को निगलने की काबिलियत है? क्या मुझे ये दांव लगाना चाहिए एक बार? इस विचार के आते ही मानसी कपूर इतनी डर गई कि उसे ठंडा पसीना छूट गया। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं ऐसा सोच सकती हूँ, भले ही उसकी काबिलियत बहुत मजबूत हो, बेंगलुरु के चौहान परिवार को निगलना लगभग असंभव है। अगर मैं उसके साथ सहयोग करती हूँ तो ये 10 बार मरने और जीवित ना रहने जैसा है। मेरे पास यह विचार नहीं होना चाहिए। भले ही उसके पास ये काबिलियत हो, मेरे पास यह विचार नहीं होना चाहिए। रुको! मानसी कपूर को अचानक एक प्रेरणा मिली और फिर वह हंस पड़ी। आदित्य शर्मा का उसूर झील की परियोजना जितना अच्छा है, इस बार वह उपाध्यक्ष की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अदिति सेनगुप्ता है। अगर अनीता रॉय फिर से ओसूर झील की परियोजना खो देती है तो क्या उसकी जीत की संभावना बेहतर नहीं होगी? बेशक इसकी शर्त यह है कि उसे कोरमंगला के सुधार का अधिकार वापस लेना होगा। ऐसा शानदार अवसर, मुझे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे मुझे कितना भी देना पड़े, मुझे इसे हासिल करना होगा। मानसी कपूर की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने फैसला कर लिया, आदित्य शर्मा, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी बड़ी काबिलियत है। ये वाकई मेरी उम्मीदों से परे है। मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा को देखा और हल्के से मुस्कुराए। आदित्य शर्मा, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। मुझे विश्वास है कि तुम इस सुझाव से संतुष्ट होगे। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। सुनाओ! मानसी कपूर ने अपने मुंह का कोना उठाया। क्योंकि तुमने उसूर झील की परियोजना हासिल कर ली है तो तुम्हें इस परियोजना को पूरा करना चाहिए। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। बेशक मैं तुम्हारी मुफ्त में मदद नहीं करूंगी। तुम्हें मुझे कोरमंगला के सुधार का अधिकार देना होगा। नंदिनी, तुम बहुत बड़ा सौदा कर रही हो। सुधार का अधिकार छीन लिया गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? मेरे पास ये दोनों परियोजनाएं हैं। मुझे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? मानसी कपूर ने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं, तुम गलत हो। भले ही तुम्हारे पास ये दोनों परियोजनाएं हो, मेरी मदद के बिना तुम इन्हें पूरा नहीं कर सकते। बेंगलुरु के चौहान परिवार की ताकत तुम जानते हो।
वे कैसे तुम्हें इन दोनों परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने दे सकते हैं? अगर तुम जबरदस्ती निर्माण शुरू करते हो तो बेंगलुरु का चौहान परिवार 100 तरीकों से इसे असंभव बना देगा। क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ, तो तुम यही मेरा इंतजार कर रही थी। आदित्य शर्मा ने हल्के से हंसा। अगर मैंने ठीक अनुमान लगाया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा तुरुप का पता है ना? हाँ, मानसी कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरू में मेरा आधार ये था, तुम्हारे साथ कोरमंगला के सुधार में सहयोग करना और इसे चारच में बांटना। अब जब तुमने उलसूर झील की परियोजना ले ली है तो योजना को बदलना होगा। आदित्य शर्मा, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो कि अगर तुम मेरे साथ सहयोग नहीं करते, अंतिम परिणाम दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं तुम्हें कोलमंगला के सुधार परियोजना को पूरा नहीं करने दूंगी। अत्सक आदित्य शर्मा ने जीभ चटकाए। अगर तुमने अभी ये शर्त मेरे सामने रखी होती तो शायद मैं इस पर विचार कर सकता था, लेकिन अब हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उलसूर झील के दस्तावेजों को और ध्यान से देखो। जब तुम देख लो तब अच्छा निर्णय लो। और क्या देखना है? मानसी कपूर ने हल्के से हंसते हुए कहा, वैसे भी मेरा फैसला यह है कि शब्द खत्म होने से पहले मानसी कपूर की आवाज गर्मियों में रुक गई, क्योंकि उसने उसूल झील की समग्र योजना का ब्लूप्रिंट देखा। मानसी कपूर चौंक गई और जल्दी से ड्राइंग उठाकर ध्यान से देखने लगी। कुछ सेकंड बाद वह हैरान रह गई। ये कैसे संभव है? उलसूर झील की परियोजना इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? क्या ये सिर्फ शॉपिंग मॉल बनाने की बात नहीं थी? इतनी सारी परियोजनाएं कहाँ से आए? 180 वर्ग की योजना परियोजना अगर तुम गिनो तो कोरमंगला से। हाँ, आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। ये परियोजना कोरमंगला की परियोजना से भी बड़ी है। मानसी कपूर, अब समझ आया कि तुम्हें ठगा गया। अदिति सिंह गुप्ता ने परिवार की बैठक में सच नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें चौंका देने के लिए। अगर वह इस परियोजना को ले लेती है और उपाध्यक्ष की स्थिति तय करने के समय इस परियोजना को उछाल देती है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उपाध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा? तुम्हारा प्रभाव और काबिलियत पहले से ही अदिति सेन गुप्ता से कम है। अगर अनीता रॉय परियोजना में भी तुम्हें मात दे देती है तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगी। भले ही वीरेंद्र चौहान तुम्हें अभी भी पसंद करता हो, तुम्हारा भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा। जब अनीता रॉय बेंगलुरु के चौहान परिवार की अध्यक्ष बन जाएगी, तुम्हारा अंत कितना दयनीय होगा। हाँ, मुझे इसे स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत नहीं है। आदित्य शर्मा के शब्दों को सुनकर मानसी कपूर का चेहरा और भी भयानक हो गया और अंत में उसकी चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गई। उसने दांत पीसते हुए भे चढ़ाते हुए गुस्से में चिल्लाई, अदिति सिन्हा गुप्ता, तुम कमीनी। 3 अध्याय 161। मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा को स्वीकार किया। उलसूर झील प्रोजेक्ट और आदित्य शर्मा के शब्दों के तहत मानसी कपूर का रवैया थोड़ा टूट गया। उसने चेहरे की विशेषताओं को भयानक बनाते हुए अदिति से गुप्ता को गाली दी। मानसी कपूर अच्छी तरह जानती थी कि अगर आदित्य शर्मा ने इस घटना को नहीं बताया होता तो सब कुछ उसकी पिछली योजना के अनुसार होता। फिर वह बहुत बुरी तरह हार जाती। उपाध्यक्ष की स्थिति खोने की बात तो छोड़ ही दो, वह बेंगलुरु के चौहान परिवार की हंसी का पात्र बन जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने पूरे जीवन अदिति से गुप्ता के दबाव में रहती। उसे कभी उभरने का मौका नहीं मिलता। आदित्य शर्मा ने मानसी कपूर के टूटे हुए भाव को देखा। वह मुस्कुराया और बोला, अदिति सिन्हा गुप्ता को गाली देने से कोई फायदा नहीं। यह अदिति सिन्हा गुप्ता की व्यक्तिगत योजना नहीं थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मानसी कपूर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आदित्य शर्मा को देखा। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हारे दादा वीरेंद्र चौहान को कोरमंगला के सुधार परियोजना और उसूर झील की योजना परियोजना के बारे में पता होगा? उन्होंने निश्चित रूप से इन दोनों परियोजनाओं की जांच की होगी और उन्हें उलसूर झील की वास्तविक परियोजनाओं का अच्छी तरह से पता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और परिवार की बैठक में तुम्हारी बहुत तारीफ की। इसका मकसद क्या है? मेरा अनुमान है ये तुम्हें ढीला करने के लिए था, ताकि तुम पूरी तरह से ध्यान और ऊर्जा के साथ कोरमंगला के सुधार परियोजना को पूरा कर सको। इस तरह तुम्हारे पास उलसूर झील की वास्तविक परियोजना की जांच करने का समय नहीं होगा और जब तुम्हें लड़ाई का समय आएगा। मानसी कपूर ये सुनकर और भी गुस्सा हो गई। दादाजी वाकई अदिति सिन्हा गुप्ता की मदद कर रहे हैं। तुम सब मेरी हार की साजिश कर रहे हो। मैं हमेशा बेंगलुरु के चौहान परिवार के प्रति वफादार रही हूँ। क्या वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अदिति सिन्हा गुप्ता में क्या अच्छा है? मैं किसी भी तरह से उससे कम नहीं हूँ। मैं मान नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। इस समय मानसी कपूर का दिमाग पूरी तरह से अराजकता में था और वह सोच रही थी कि अनीता रॉय से कैसे बदला लेना है और वीरेंद्र चौहान को कैसे शर्मिंदगी में डालना है। अचानक मानसी कपूर ने सिर उठाया। आदित्य शर्मा को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक जीवन रक्षक पकड़ लिया हो और वह तेजी से आदित्य शर्मा के पास गई। मेरी मदद करो। अब केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब दोनों परियोजनाएं तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे कोरमंगला के सुधार का अधिकार दे दो। उलसूर झील की परियोजना जो अदिति सिंह गुप्ता की परियोजना को सील कर देगी। इस तरह मैं हार से जीत में बदल सकती हूँ।
आदित्य शर्मा ने मानसी कपूर को गिड़गिड़ाते हुए देखा। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है कि अब तुम्हें जीतने की बजाय अदिति सिन्हगुप्ता को जीतना बेहतर है। आखिरकार अदिति सिन्हगुप्ता तुमसे ज़्यादा काबिल है। अगर मैं उलसूर झील की परियोजना अदिति सिन्हगुप्ता को वापस दे दूं तो फ़ायदा और भी बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं शुरू से ही गलत था। मुझे तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए था। मुझे अदिति सिन्हगुप्ता को ढूंढना चाहिए था। ठीक है, एक बात पर चर्चा हो गई। मैं पहले जाता हूँ। आदित्य शर्मा बोलने के बाद खड़ा हो गया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें विनती से भरी थी। आदित्य शर्मा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। मैं हार नहीं सकती। अगर मैं हार गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें बड़ा फायदा दिलाऊंगी। आदित्य शर्मा ने नीचे की ओर मानसी कपूर को देखा जो विनम्रता से गिड़गिड़ा रही थी। वह बहुत खुश था। उसने हल्के से मुस्कुराया। यह असंभव नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, मेरी मांग मान लो। बेंगलुरु के चौहान परिवार में मेरी जासूस बन जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि तुम अदिति सिन्हगुप्ता को हरा सकती हो और उपाध्यक्ष की स्थिति आसानी से ले सकती हो। आदित्य शर्मा के शब्दों को सुनकर मानसी कपूर की खूबसूरत आंखों में गहरी उलझन झलक उठी। वह एक गवीली और आत्मनिर्भर व्यक्ति थी जो कभी भी किसी के अधीन होने को तैयार नहीं थी, ना कि किसी की कठपुतली बनना चाहती थी। लेकिन क्या उसके पास अब कोई विकल्प बचा था? अगर उपाध्यक्ष प्रतियोगिता हार गई तो उसे अनीता रॉय द्वारा दबाया जाएगा। जब अनीता रॉय बेंगलुरु के चौहान परिवार की अध्यक्ष बन जाएगी तो नंदिनी का भाग्य और भी बुरा होगा और वह शायद हजारों लोगों के नीचे होगी। अगर ऐसा हुआ तो वह आदित्य शर्मा की कठपुतली बनना ही पसंद करेगी। ये सोचकर मानसी कपूर ने अचानक दांत पीस लिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैंने तुम्हें सही समझा। आदित्य शर्मा हंसे और मानसी कपूर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। ये तुम्हारा जीवन का सबसे समझदारी भरा फैसला है। चिंता मत करो। अगर तुम आज्ञाकारी रही तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मानसी कपूर ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। ये स्वाभाविक है, मैं सबसे ईमानदार हूँ। आदित्य शर्मा के मुंह के कोने में एक मुस्कान थी। लेकिन मुझे तुम पर थोड़ा संदेह है। अगर तुम सत्ता हासिल करने के बाद मुकर गई तो मेरे पास रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो? मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा को सीधे देखा। आदित्य शर्मा ने हंसते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला। कहते हैं बिना सबूत के कोई बात नहीं। आओ कुछ सबूत छोड़ते हैं। मानसी कपूर, आओ और कसम खाओ। बस कहो कि तुम मुझे अपना मालिक मानती हो, हमेशा मेरे आदेशों का पालन करोगी। कोरमंगला के परिवर्तन का मामला भी इसमें जोड़ना होगा। हमें कारण और प्रभाव भी जोड़ना होगा, तभी लोग इसे विश्वसनीय मानेंगे। ठीक है। आदित्य शर्मा के शब्दों को सुनकर मानसी कपूर ने दांत पीस लिए और उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडी चमक थी। ठीक है। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। क्या रिकॉर्ड करूं या नहीं? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? मानसी कपूर ने अपने दांत जोर से भी और उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन क्या मालिक शब्द को बदला जा सकता है? शब्द नहीं बदला जा सकता। यही एकमात्र प्रभावी तरीका है। आदित्य शर्मा ने चालाकी से कहा, सौदेबाजी मत करो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा को गुस्से से घोरा। स्वागत है। आदित्य शर्मा ने कंधे उचकाए और कैमरे का कोण समायोजित किया। शुरू करते हैं। मानसी कपूर ने गहरी सांस ली और वीडियो में कहा, मैं मानसी कपूर आदित्य शर्मा को अपना मालिक मानती हूँ। मुझे उनके आदेशों का पालन करना होगा और मैं आदित्य शर्मा की मदद करने के लिए तैयार हूं ताकि वे बेंगलुरु के चौहान परिवार को हड़प सके। 2 मिनट में मालिक के रूप में स्वीकार करने की घोषणा पूरी हो गई। आदित्य शर्मा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अच्छा, बहुत अच्छा। इस सबूत के साथ तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर तुम भविष्य में मुकर गई तो मैं यह वीडियो भेज दूंगा। तब तुम्हें बेंगलुरु के चौहान परिवार की अध्यक्ष के रूप में भी महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अंत बहुत दुखद होगा 10,000 गुना। बेंगलुरु का चौहान परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। उस समय दुनिया भले ही बड़ी हो, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा को गुस्से से घोरा। चिंता मत करो, मैं मानसी कपूर जो कहती हूँ वह करती हूँ। तुम्हें भी अपने वादे पर कायम रहना चाहिए, वरना क्या? आदित्य शर्मा ने बोए उठाए और मानसी कपूर को मुस्कुराते हुए देखा। मैं मानसी कपूर ने लंबे समय तक मैं कहा। उसके पास आदित्य शर्मा के खिलाफ कोई रास्ता नहीं था। सारी पहल आदित्य शर्मा के हाथों में थी। मानसी कपूर की उदासी को देखकर आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। आखिरकार एक उपयुक्त कठपुतली ढूंढना आसान नहीं है। क्या तुम कठपुतली कहना बंद कर सकते हो?
ये बहुत बुरा लगता है। मानसी कपूर ने उदास होकर कहा, ठीक है, कठपुतली की बात नहीं करते, नौकरानी की बात करते हैं। तुम्हें कठपुतली कहना ही बेहतर है। मानसी कपूर ने असहाय होकर आह भरी। हाँ, मुझे नौकरानी कहना ज्यादा पसंद है, ये कठपुतली से बेहतर लगता है। आदित्य शर्मा हंसे और सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी टांगे ऊपर उठाए, वह मुद्रा जैसे किसी प्राचीन राजकुमार की हो। आओ नौकरानी, मेरे लिए एक गिलास शराब डालो, मैं जश्न मनाने जा रहा हूँ। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मानसी कपूर के दिल में बहुत गुस्सा था। वह सोच रही थी कि वह बेंगलुरु के चौहान परिवार की सम्मानित बेटी थी जिसे हजारों लोग प्रशंसा करते थे, और अब वह नौकरानी बन गई थी। इस तरह का अंतर उसे पागल कर देता था। नहीं, मुझे उससे बदला लेना होगा, भले ही यह व्यापार में ना हो, मैं दूसरी जगहों पर बदला लूंगी। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। तेज कदमों की आवाज के साथ अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और एक समूह कमरे में घुस आया। दो बेजोड़ सुंदरियों के नेतृत्व में, और उनके पीछे मुंबई के बड़े बड़े लोग थे। आदित्य शर्मा ने कमरे में घुसने वाले समूह को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अनन्या दी, प्रिया दी, आप यहाँ क्यों आए? आप इतने सारे लोगों को साथ क्यों लाए? नैना गुप्ता और राधिका सिंह ने मौके का माहौल देखा। ये देखकर कि आदित्य शर्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने राहत की सांस ली। साहिल, तुम ठीक हो? नैना गुप्ता ने चिंता से पूछा। आदित्य शर्मा ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या हो सकता है? राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि साहिल को कोई नुकसान नहीं होगा। देखो, वह खा रहा है, पी रहा है, किसी अमीर आदमी से ज्यादा आराम से है। क्या आप कोई अच्छा उदाहरण दे सकती हैं? आदित्य शर्मा ने असहाय होकर मुस्कुराया। हमें इतनी चिंता कराए, मैं कोई अच्छा उदाहरण क्यों दूं? राधिका सिंह ने नाराजगी से कहा। प्रिया, इस समय नैना गुप्ता ने राधिका सिंह को रोका। उसने मानसी कपूर को देखा और कहा, मानसी कपूर, तुमने हद कर दी। तुम खेलना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मेरे भाई को बंधक बनाने का क्या मतलब? नैना गुप्ता के शब्दों को सुनकर मानसी कपूर के मन में रोने की इच्छा हुई। मैंने तुम्हारे भाई को बंधक बनाया? ये तुम्हारा भाई है जिसने मुझे बंधक बनाया। हालांकि वह मन में ऐसा सोच रही थी, मानसी कपूर ने इसे बाहर नहीं दिखाया। उसने अपनी आंखें घुमाई और एक अच्छी रणनीति सोची। उसके मुंह के कोने में एक मोहक मुस्कान उभरी। वह अपनी कमर मटकाते हुए आदित्य शर्मा के पास गई, सीधे उसकी गोद में बैठ गई और अपनी बाहें आदित्य शर्मा के गले में डाल दी। ये दृश्य सभी को चौंका गया, जिसमें आदित्य शर्मा भी शामिल था। ये लड़की क्या करने जा रही है? अध्याय 162। मानसी कपूर की सुंदरता की योजना विफल। नैना गुप्ता और राधिका सिंह मुंबई के प्रमुख व्यक्तियों के साथ 668 के निजी कमरे में आए। मूल रूप से नैना गुप्ता और राधिका सिंह मानसी कपूर से उसकी गलती के लिए जवाब मांगने आई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मानसी कपूर वास्तव में आदित्य शर्मा की गोद में बैठ जाएगी। उनकी हरकतें अत्यंत अंतरंग थी। अचानक सभी अबाक रह गए। वे धनी लोग एक दूसरे को देखने लगे। सभी के चेहरों पर भ्रम था। क्या हम यहाँ लोगों को बचाने नहीं आए थे? इस स्थिति में क्या बचाने की जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य शर्मा हमें अपने अच्छे काम में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराए। देखना बंद करो, देखते हैं कहीं कोई हादसा ना हो जाए। कई धनी व्यापारी एक दूसरे को देखने लगे। सभी ने सिर झुका लिया, अपने चेहरों को हाथों से ढक लिया। ये शर्मिंदगी भरा था। नैना गुप्ता और राधिका सिंह भी शर्मिंदा थी। शर्मिंदगी के साथ साथ गुस्सा भी था। बेशक ये गुस्सा आदित्य शर्मा के प्रति नहीं बल्कि मानसी कपूर के प्रति था। मानसी कपूर, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? नैना गुप्ता ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में डांटा। मानसी कपूर ने आदित्य शर्मा के गले में अपनी बाहें डाल रखी थी और मोहक ढंग से मुस्कुराए। चचेरी बहन, क्या तुमने सब कुछ नहीं देखा? हाय, मुझे नहीं पता था कि आदित्य शर्मा मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे और मुझे कोरमंगला के परिवर्तन का अधिकार देंगे। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल अपनी सहमति दे सकती हूँ। चचेरी बहन, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं आदित्य शर्मा के साथ हूँ। हम यहाँ हैं, ये तो जैसे बहुत करीब हैं। नैना गुप्ता ने ये सुना तो उसकी भी तन गई। कौन तुम्हारे साथ करीब होना चाहता है? मैं तो तुम्हें नीचे खींचना चाहती हूँ। बेशक ये 12 शब्द नैना गुप्ता ने केवल मन में सोचे, वह इन्हें नहीं कहेगी। इतने सारे धनी व्यापारियों के सामने उसे अपनी गरिमा बनाए रखनी थी। राधिका सिंह ने अपनी बाहें उठाए और ठंडे स्वर में कहा, मानसी कपूर, क्या तुम सोचती हो कि इस तरह के हथकंडों से तुम हमें धोखा दे सकती हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपना समय बर्बाद ना करो। मेरी बड़ी बहन और मैं मुंबई के धनी व्यापारियों के साथ यहाँ आए हैं, बस तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देने के लिए। कैसी चेतावनी? मानसी कपूर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। बेंगलुरु के चौहान परिवार के साथ युद्ध शुरू करने की चेतावनी। राधिका सिंह की आंखें सिकुड़ी और उसने हाथ हिलाया। इन्हें यहाँ लाओ। आवाज के साथ 1 दर्जन बड़े लोग 8 मध्यम आयु के पुरुषों को दबाते हुए कमरे में लाए। राधिका सिंह ने सिर हिलाया।
एक दर्जन से अधिक बड़े लोगों ने 8 मध्यम आयु के पुरुषों को सीधे मानसी कपूर के सामने धकेल दिया। इन लोगों को तुम जानती हो? राधिका सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। मानसी कपूर ने सामने खड़े लोगों पर नजर डाली। उसकी खूबसूरत आंखें अचानक सिकुड़ गई। वह उन्हें कैसे नहीं जानती थी? ये लोग बेंगलुरु के चौहान परिवार के मुंबई में जासूस थे। बाहर से ये लोग किसी कंपनी के मालिक थे, लेकिन वास्तव में वे सभी बेंगलुरु के चौहान परिवार को जानकारी प्रदान करते थे। ये लोग पकड़े गए। अध्याय 163। मानसी कपूर का मन बदल गया। जब आदित्य शर्मा कमरे से बाहर निकला तो गलियारे में केवल नैना गुप्ता और राधिका सिंह बची थी। बाकी धनी व्यापारी पहले ही चले गए थे। आदित्य शर्मा ने नैना गुप्ता और राधिका सिंह को देखा, सिर कुचलाया और मुस्कुराया। अनन्या दी, प्रिया दी, आपने इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? क्या ये बड़ा हंगामा है? नैना गुप्ता ने आंखें मटकाए। प्रिया ने कहा था कि कपूर एंटरप्राइजेस के सभी नेता आएंगे। अगर वे सब आ जाते तो इस गलियारे में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता। हाँ, अगर ऐसा होता तो मैं बहुत मशहूर हो जाता, आदित्य शर्मा ने कटाक्ष के साथ कहा। राधिका सिंह ने गुस्से से कहा, कौन जानता था कि तुम और मानसी कपूर ऐसा खेल खेल सकते हो? कैसा लगा प्रिया दी? क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? तुम्हें पता है मैंने यह अपनी मर्जी से नहीं किया। आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह के मुंह बनाते हुए चेहरा देखकर शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा। मुझे पता है कि तुमने यह अपनी मर्जी से नहीं किया, लेकिन मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। राधिका सिंह ने मुंह बनाया। ठीक है, मानसी कपूर जैसे व्यक्ति को इस तरह छोड़ देना साहिल के लिए बहुत शर्मिंदगी भरा है। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा का पक्ष लिया और फिर पूछा, मानसी कपूर का क्या हाल है? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया और कहा, वह अभी भी रो रही है। अनन्या दी, आप बाद में उसके लिए कपड़ों का एक सेट ढूंढ लें और उसे इतनी दुश्मनी मत रखें। वह अब हमारी है, कपड़े बदलें हमारी। नैना गुप्ता और राधिका सिंह दोनों हैरान रह गई। साहिल, क्या हो रहा है? आदित्य शर्मा ने पहले की घटनाओं को संक्षेप में बताया और अपना मोबाइल निकाला। नैना गुप्ता और राधिका सिंह के सामने हिलाया। मेरे फोन में उसकी सारी कमजोरियां हैं। चाहे वह भविष्य में बेंगलुरु के चौहान परिवार में कितनी भी ऊंची स्थिति हासिल कर ले, वह हमारी नियंत्रण में रहेगी। नैना गुप्ता ने आश्चर्य से देखा, इतने कम समय में तुमने मानसी कपूर को अपने पक्ष में कर लिया। साहिल, तुम वाकई कमाल हो। हाँ, मैं अभी भी सोच रहा था कि मानसी कपूर को कैसे काबू में रखा जाए। अब लगता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। तुम्हारा तरीका मेरे सोचे हुए से बेहतर है। राधिका सिंह ने कटाक्ष के साथ मुस्कुराया। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी एक मजबूरी थी। बेंगलुरु का चौहान परिवार बेंगलुरु में बहुत शक्तिशाली है। अगर हमारे पास कोई आंतरिक समर्थक नहीं होगा तो हम बेंगलुरु के चौहान परिवार को हड़प नहीं सकते। हड़पने की बात छोड़ो, अगर बेंगलुरु के चौहान परिवार को पता चल गया कि हमने कोरमंगला के परिवर्तन का अधिकार ले लिया है तो हम सामान्य निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। केवल एक कठपुतली को समर्थन देकर ही हम बेंगलुरु के चौहान परिवार में सेंध लगा सकते हैं और उनकी एकाधिकार को तोड़ सकते हैं। मानसी कपूर मेरी चुनी हुई कठपुतली है। मानसी कपूर में सत्ता की प्रबल इच्छा है। उसे नियंत्रित करना वाकई आसान है। इसके अलावा साहिल के पास उसकी कमजोरी है। वह हमें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी। साहिल, यह अच्छा काम है। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साहिल, मुझे नहीं पता था कि तुम मनोविज्ञान पर इतनी अच्छी पकड़ रखते हो। प्रिया दी, मेरी हंसी मत उड़ाओ। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रणनीति की बात हो तो मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। तुम कपूर परिवार की छोटी जुगे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। हाय, मुझे डर है कि ज्यादा समय नहीं बचेगा। मुझे जल्द ही पद छोड़ना होगा। राधिका सिंह ने भरी। आज के उदाहरण को ही लो। मैंने कोई मदद नहीं की, बस तमाशा देखा। प्रिया दी, अगर तुम मेरी इतनी तारीफ करोगी तो मैं उड़ने लगूंगा। आदित्य शर्मा ने कटाक्ष के साथ कहा, अभी उड़ने की जरूरत नहीं। भले ही तुमने मानसी कपूर का मामला अच्छे से संभाला हो, लेकिन रिया बहुत परेशान कर रही है। मेरी और अनन्या दी की इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें खुद जाना होगा। तान्या शर्मा ने असहाय होकर मुस्कुराया। रिया क्वार्टर रोड प्रोमेनेड पर है। जाओ, उससे मिलो, उसे अच्छे से समझाओ। हालांकि रिया कभी भी घमंडी होती है, लेकिन वह अनुचित नहीं है। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। प्रिया दी, चिंता मत करो, मैं रिया दी को मना लूंगा। अनन्या दी, यहाँ का मामला आपके हवाले। नैना गुप्ता ने सिर हिलाया। जाओ, मैं मानसी कपूर को संभाल लूंगी। ठीक है, फिर मैं रिया दी के पास जाता हूँ। आदित्य शर्मा ने नैना गुप्ता और राधिका सिंह से विदा ली और कार्टर रोड प्रोमेनेड की ओर बढ़ गया। आदित्य शर्मा के जाने के बाद नैना गुप्ता ने राधिका सिंह से कहा, कबर्डों का एक सेट ढूंढो, मैं पहले जाकर देखती हूँ। वैसे लोगों को कहो कि दरवाजे पर नजर रखें। जब तक हम बाहर ना आए किसी को अंदर नहीं आने देना। चलो अनन्या दी, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। फिर मैं कपड़े ढूंढने जाती हूँ।
राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया, मुड़ा और चली गई। राधिका सिंह के जाने के बाद नैना गुप्ता ने खुद को शांत किया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में प्रवेश करते ही नैना गुप्ता स्तब्ध रह गई। कमरा अस्त व्यस्त था, हर जगह फटे हुए कपड़ों के टुकड़े बिखरे थे। मानसी कपूर निराशा में सिमटी हुई सोफे के कोने में छिपी थी। 2 तकियों से पूरा शरीर ढकना शर्मनाक और उदास था। नैना गुप्ता थोड़ी चकित थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मानसी कपूर है। हाँ, साहिल ने जो किया वह थोड़ा ज्यादा हो गया। कम से कम उसे एक जोड़ी एंड गारमेंट्स तो छोड़ देना चाहिए था। नैना गुप्ता ने कटाक्ष के साथ मुस्कुराया और सिर हिलाया। लेकिन फिर उसने सोचा, ये भी मानसी कपूर की गलती है। अगर उसने तान्या शर्मा को नाराज नहीं किया होता तो आदित्य शर्मा उसके साथ इतना क्रूर नहीं होता। तुम यहाँ कहाँ से आए? मेरी हंसी उड़ाने मानसी कपूर ने सिर उठाया और नैना गुप्ता को देखा, फिर सिर नीचे कर लिया। इस बार तुम जीत गई और पूरी तरह जीत गई। मेरे पास अब तुमसे लड़ने की कोई ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे नहीं हारी, मैं उससे हारी। मानसी कपूर के शब्दों को सुनकर नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारे लहजे से पता चलता है कि तुम पूरी तरह से हताश नहीं हुई हो। हम अच्छा है, कहते हुए नैना गुप्ता उसके पास गई। वह एक सस्पेंड लॉन ड्रेस पहने थी। कंधों पर एक छोटा वास्कट था। नैना गुप्ता ने वास्कट उतारा और मानसी कपूर को पहना दिया। मानसी कपूर ने नैना गुप्ता को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में आत्मभास की चमक थी। क्या तुम मुझ पर दया कर रही हो? खेद है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये कहते हुए मानसी कपूर ने वास्कट उतारने की कोशिश की, लेकिन नैना गुप्ता ने उसे रोक दिया। नैना गुप्ता ने मानसी कपूर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सब कुछ नहीं कहा। तुम मुझसे नहीं हारी तो मैं तुम पर दया कैसे कर सकती हूँ? अपने बारे में इतना बुरा मत सोचो, ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। तुम मुझसे 3 बार हारी, तुम फिर भी जीतने की सोच रही थी। इस बार तुम इतनी बुरी तरह क्यों कुचली गई? मानसी कपूर के मुंह के कोने में कड़वाहट उभरी। मैं तुमसे 3 बार हारी और कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई। इस बार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल, मैंने वापसी का मौका भी खो दिया। क्यों नहीं? नैना गुप्ता ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई। तुम्हारे पास अभी भी वापसी का मौका है। हो? मानसी कपूर स्तब्ध रह गई। फिर उसने कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं इस हालत में हूँ, मैं कैसे वापसी कर सकती हूँ? आदित्य शर्मा ने तुम्हें नहीं बताया? उसके पास मेरी कमजोरी है। मेरे लिए यह एक घातक कमजोरी है। अगर तुम अभी भी पहले की तरह सोचती हो तो वाकई कोई रास्ता नहीं है। नैना गुप्ता ने मुस्कुराया। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो अभी भी वापसी का मौका है। तुम्हारा क्या मतलब है? मानसी कपूर ने नैना गुप्ता को घूरा। उसकी खूबसूरत आंखों में संदेह की चमक थी। नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। हमारे रिश्ते के अनुसार मैं तुम्हें चचेरी बहन कहूंगी। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी? मानसी कपूर ने जवाब नहीं दिया। ये डिफ़ॉल्ट रूप से स्वीकार करना था और अब उसके लिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो मैं ऐसा ही कहूंगी। नैना गुप्ता ने हंसते हुए कहा, चचेरी बहन, तुम हमेशा ये सोचती हो कि मुझे कैसे हराना है, मुंबई के कपूर परिवार को कैसे हड़पना है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मुंबई का कपूर परिवार और बेंगलुरु का चौहान परिवार एक ही वंश से हैं? अगर तुम मुझे हरा भी दो तो क्या? अगर तुम मुंबई के कपूर परिवार का नेतृत्व कर लो तो क्या? आखिरकार क्या ये हमारे कपूर परिवार के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मुझे पता है कि तुम में महत्वाकांक्षा है, मुझे ये भी पता है कि तुम में बहुत बड़ी मेरी महत्वाकांक्षा है, लेकिन तुम्हारा विचार गलत है। यह मुंबई के कपूर परिवार को नष्ट कर देगा। न केवल तुम खुद को साकार नहीं कर पाओगी बल्कि तुम्हें नुकसान भी होगा। सोचो, अगर हम मुंबई और बेंगलुरु के कपूर परिवार को एकजुट कर लें तो क्या होगा? अगर तुम मुंबई और बेंगलुरु के कपूर परिवार के एकीकरण के बाद कुछ हासिल कर लो तो कैसा होगा? नैना गुप्ता ने मानसी कपूर को गंभीरता से देखा और कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि दोनों कपूर परिवारों के एकीकरण के बाद शक्ति अभूतपूर्व होगी। ये 11:2 का गणित नहीं है। अगर तुम एकीकरण के बाद कपूर परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लो तो ये बेंगलुरु के चौहान परिवार की अध्यक्ष बनने से कहीं अधिक शानदार होगा। यही तो तुम चाहती हो, है ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुंबई और बेंगलुरु के कपूर परिवार के एकीकरण के बाद मैं तुम्हें बहुत बड़े अधिकार दूंगी। तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने दूंगी। कल्पना करो कि मुंबई और बेंगलुरु के समूह का नेतृत्व करना कैसा होगा। जब वह दिन आएगा, क्या तुम हार को जीत में नहीं बदल दोगी? नैना गुप्ता की बातें सुनकर मानसी कपूर की खूबसूरत आंखों में फिर से चमक उभरी। वह नैना गुप्ता की बातों से प्रभावित हो गई थी। अध्याय 164 समुद्र तट पर स्नेह। राधिका सिंह रो पड़ी। नैना गुप्ता में मजबूत नेतृत्व कौशल था। उनके पास चुस्त सोच थी और सबसे बढ़कर लोगों के दिलों को देखने वाली एक जोड़ी आंखें। उन्होंने मानसी कपूर से जो कहा वह मानसी कपूर के दिल को छू गया। मानसी कपूर एक ऐसी व्यक्ति थी जो सत्ता की बहुत इच्छुक थी। उसे नियंत्रण में रहने का एहसास पसंद था और वह पैसे और भौतिक चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। बेशक यह मानसी कपूर की पहचान से भी संबंधित था।
अगर उसे खाने पीने की चिंता होती तो वह पैसे और भौतिक चीजों की परवाह ना करने की स्थिति में नहीं होती। मानसी कपूर ने हमेशा सर्वोच्च अधिकार की खोज की थी और नैना गुप्ता ने जो खाका उसके लिए खींचा वह वही था जिसकी वह खोज करती थी। अगर मुंबई का कपूर परिवार और बेंगलुरु का चौहान परिवार वाकई एकजुट हो गए तो ये शक्ति अकल्पनीय होगी। उस समय ये केवल मुंबई और बेंगलुरु के दो स्थान नहीं होंगे, दोनों स्थान एकजुट हो जाएंगे। यह एकीकृत कपूर परिवार का क्षेत्र बन जाएगा। अगर यह विस्तार करता रहा तो ड्रैगन किंगडम के उत्तरी हिस्से की पूरी अर्थव्यवस्था कपूर परिवार के नियंत्रण में होगी। उस समय मानसी कपूर के पास कितनी शक्ति होगी, ये बेंगलुरु के चौहान परिवार से कहीं बड़ा होगा। मानसी कपूर की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में मुंबई और बेंगलुरु के कपूर परिवार के एकीकरण का चित्र उभरने लगा। साथ ही वह दृश्य भी जिसमें वह सत्ता में थी, वह थोड़ा प्रभावित हो गई थी। तुमने भी वह चित्र देखा? चचेरी बहन, तुम शायद नहीं जानती कि मैंने उस चित्र के बारे में अनगिनत बार सोचा है। हमारे पूर्वजों ने कपूर परिवार का व्यवसाय हमें सौंपा और हमारा कर्तव्य है कि हम कपूर परिवार के व्यवसाय को और विकसित करें। अगर हम उस चित्र को वास्तविकता में बदल सकें जिसकी हमने कल्पना की तो वह असली उपलब्धि होगी। ये कहते हुए नैना गुप्ता ने मानसी कपूर की ओर हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ उस चित्र को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो? मानसी कपूर ने नैना गुप्ता के चेहरे को देखा, फिर उसने उसके हाथों को देखा, असहाय होकर हंसी। क्या मेरे पास अभी भी कोई विकल्प है? मेरी कमजोरी तुम्हारे भाई के हाथों में है। बेशक, मानसी कपूर ने हाथ बढ़ाया और नैना गुप्ता का हाथ थाम लिया। तुमने मुझे प्रभावित कर लिया। हाँ हाँ, ठीक है, नैना गुप्ता ने मुस्कुराया। तुम्हारी मदद से मैं और आत्मविश्वास के साथ बेंगलुरु के चौहान परिवार को हड़प सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी इच्छा को साकार कर सकेंगे। मानसी कपूर ने हल्के से हंसा, यह इतना आसान नहीं है। भले ही मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, फिर भी कई कठिनाइयां होंगी। बेंगलुरु के चौहान परिवार के उत्कृष्ट बच्चे, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। कुछ मुझसे भी ज्यादा मजबूत हैं। उदाहरण के लिए नैना गुप्ता ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और मानसी कपूर को देखा। उदाहरण के लिए मेरी तीसरी बहन अनीता रॉय, मानसी कपूर ने हल्के से कहा और हंसी। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन अदिति सेन गुप्ता की क्षमता वाकई मुझसे ज्यादा है। इसके अलावा वह मेरी तरह नहीं होगी, एक बार हारने पर पूरी तरह हार जाएगी। अगर हम बेंगलुरु के चौहान परिवार को हड़पना चाहते हैं तो हमें पहले उसे हराना होगा। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति से गुप्ता वाकई मजबूत है, लेकिन हम भी कम नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक तुर्क का पत्ता है। भले ही हम अदिति से गुप्ता के खिलाफ असहाय हो, उसके पास एक उपाय होगा। मुझे विश्वास है उसके तरीकों से मेरी तीसरी बहन को भी काफी सिर दर्द होगा। वैसे मैं वाकई जानना चाहती हूं कि उसके पास इतनी बड़ी क्षमताएं कैसे हैं। मैंने उसकी पृष्ठभूमि और इतिहास की जांच की थी। चाहे जो भी हो, उसे इतने मजबूत तरीके नहीं होने चाहिए। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत उलझन में हूं। हालांकि इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि वह हमेशा हमारी तरफ रहेगा। नैना गुप्ता के शब्दों को सुनकर मानसी कपूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, क्या तुम्हें ऐसे व्यक्ति के सामने जिज्ञासा नहीं होती? जांच करने में क्या हर्ज है? नैना गुप्ता ने मानसी कपूर को आंख मारी। तुम और मैं में उसे समझने की क्षमता नहीं है। बस इंतजार करो, शायद एक दिन वह खुद हमें बता देगा। हाँ हाँ, मानसी कपूर ने हल्के से हंसा। उसके खुद बताने का इंतजार करना होगा। ये सच नहीं है। नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर थोड़ी लालिमा थी। मानसी कपूर ने नैना गुप्ता के लाल चेहरे को देखा और थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे कुछ समझ आया। वैसे तुम्हारी बहन ठीक है, मानसी कपूर ने थोड़ा शर्मिंदगी के साथ फुसफुसाया। चिंता मत करो, साहिल ने इसे अच्छे से संभाल लिया है। नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। आदित्य शर्मा में पूर्ण विश्वास के साथ, रिया दी, क्या हम पहले ऊपर आ सकते हैं और फिर बात कर सकते हैं? तुम इतने करीब हो, लहरें तुम्हें बहा ले जाएंगी। समुद्र तट पर तान्या शर्मा समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठी थी। अपने पैर नीचे लटकाए हुए थी और जोर से लहरों को लात मार रही थी और आदित्य शर्मा उससे 10 मीटर दूर था। ऐसा नहीं था कि आदित्य शर्मा पास नहीं जाना चाहता था, बल्कि तान्या शर्मा उसे नहीं आने दे रही थी। इसलिए आदित्य शर्मा को बहुत सिर दर्द हो रहा था। मुझसे मतलब मत रखो, जाओ उस मानसी कपूर को ढूंढो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। चले जाओ, तान्या शर्मा ने गुस्से से चिल्लाया कि उसके पैर बहुत जोर से लहरों को मार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह लहरों को आदित्य शर्मा समझ रही थी। आदित्य शर्मा ने असहाय होकर मुस्कुराया। मैं उसे क्यों ढूंढने जाऊं? मैं उससे परिचित नहीं हूं। रिया दी, चलो घर चलें। ठंड हो रही है, समुद्र तट पर ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। मुझे घर की परवाह नहीं है, मुझे जितनी ज्यादा सर्दी हो उतना बेहतर। मुझे मर जाने दो, वैसे भी तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। जाओ,
तान्या शर्मा गुस्से में थी। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? आदित्य शर्मा ने कटाक्ष के साथ कहा, अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो क्या मैं तुम्हारा पीछा करता? रिया दी, बच्चा मत बनो, चलो घर चलकर बात करते हैं। ठीक है। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं बस घर नहीं जाऊंगी, तान्या शर्मा ने जोर से चिल्लाया। तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तान्या शर्मा की बातें सुनकर आदित्य शर्मा ने परेशानी में सिर कुचलाया। इस तरह नहीं चल सकता। तान्या शर्मा घमंडी स्वभाव की है, जितना तुम उसे मनाओगे उतना ही उल्टा असर होगा। मुझे कोई तरीका सोचना होगा कि उसे ठीक किया जाए, वरना ये रात भर अटका रहेगा। आदित्य शर्मा ने एक पल के लिए सोचा और एक उपाय सोच लिया। रिया दी, क्या तुम निश्चित हो कि तुम घर नहीं जाओगी? निश्चित, तान्या शर्मा ने गुस्से से जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जा रहा हूँ। आदित्य शर्मा ने शरारती हंसी दी। मैं घर जाकर कपूर आंटी को बता दूंगा कि तुम घर से भाग गई हो और अब कभी वापस नहीं आओगी। कपूर आंटी को तुम्हारे लिए दुख होगा, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। तुम अच्छे से सोच लो, कपूर आंटी की सेहत अच्छी है, अगर वह इस बात से आहत हो गई तो वह फिर से बीमार पड़ सकती हैं। तान्या शर्मा ने यह सुना तो उसने अचानक सिर घुमाया और अपनी खूबसूरत आंखों से घूरते हुए चिल्लाया, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम कपूर आंटी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आदित्य शर्मा हंसे, मैं अकेले घर जाऊंगा। कपूर आंटी निश्चित रूप से मुझसे पूछें कि तुम वापस क्यों नहीं आए, फिर मैं क्या कह सकता हूँ? वह कियारा और जारा के साथ थी। तान्या शर्मा ने एक पल के लिए सोचा, जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं अनन्या दी और प्रिया दी को कैसे समझाऊं? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, वे सभी जानती हैं कि मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। अगर मैं तुम्हें वापस नहीं ला सका तो वे मुझ पर गुस्सा होंगी। तुम्हें दोष देना चाहिए, तुम्हें उन्हें दोष देने देना चाहिए। तान्या शर्मा ने बड़बड़ाया, ठीक है, तुमने कहा, अगर वे मुझे दोष देंगी तो मुझे उनका गुस्सा हटाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं सोचता हूं कौन सा रास्ता हो सकता है। वैसे तुम्हारे रहस्य का उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? अगर अनन्या दी और प्रिया दी को तुम्हारी बदले की किताब के बारे में पता चला तो क्या वे मुझ पर गुस्सा करना बंद कर देंगी? क्या वे तुम पर गुस्सा होंगी? तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? तान्या शर्मा चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। तुम कैसे विश्वास तोड़ सकते हो? तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बात मानोगी। तुमने पहले विश्वास तोड़ा। आदित्य शर्मा ने जवाब दिया, मैं यह इसलिए कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। क्या मैंने गलती स्वीकार नहीं की? तुम अभी भी तैयार नहीं हो? मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं। अगर तुम घर नहीं जाओगी तो मैं कपूर आंटी को भी बता दूंगा। बदले की किताब और कपूर आंटी के बारे में क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तान्या शर्मा ने गुस्से से चिल्लाया, तुम इतने बुरे क्यों हो? मैं भी नहीं चाहता, तुमने मुझे मजबूर किया। घर जाओ, अगर तुम घर नहीं जाओगी तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे सारे रहस्य बता दूंगा और बाहर चला जाऊंगा। आदित्य शर्मा ने आभरी। रिया दी, मुझे नहीं पता था कि हमारा साथ इतना कम समय का होगा। हाय भाग्य, ऐसा ही है, कोई नसीब नहीं। रिया दी, मैं यहीं तुमसे विदा लेता हूँ। ये कहकर आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को हाथ हिलाया और मुड़कर जाने लगा। जब तान्या शर्मा ने देखा कि आदित्य शर्मा जा रहा है, वह घबरा गई। रुको मैं पफ। तान्या शर्मा जल्दी में थी। वह सिर के बल समुद्र के पानी में जा गिरी। उस समय एक लहर आए और उसे समुद्र में खींच लिया। आदित्य शर्मा ने बदलाव सुना। उसने सिर घुमाया। तान्या शर्मा को गायब देखकर वह चौंक गया। रिया दी, रुको, मैं तुम्हें बचाने आता। हम ये कहते हुए आदित्य शर्मा तेजी से दौड़ा और समुद्र में से तान्या शर्मा को बाहर निकाल लिया। समुद्र तट के पास का समुद्र बहुत उथला था। तान्या शर्मा को कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन वह पानी में डूब गई थी। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को उठाया। तान्या शर्मा ने जोर से खांसा और रोने लगी। अध्याय 165, तान्या शर्मा का बदलाव। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को समुद्र के पानी से निकाला। तान्या शर्मा समुद्र के पानी से पूरी तरह भीग गई थी और वह बहुत शर्मिंदगी भरी स्थिति में थी। कुछ बार खांसने के बाद वह रोने लगी। क्या तुम ठीक हो? तान्या शर्मा को देखकर आदित्य शर्मा बहुत चिंतित था। उसने जल्दी से उसके शरीर की जांच की। कुछ देर जांच करने के बाद कोई चोट नहीं थी और तान्या शर्मा का रोना बहुत जोरदार था। ऐसा नहीं लग रहा था कि समुद्र के पानी ने उसके फेफड़ों को चोक कर दिया हो। रिया दी, अभी के लिए रोना बंद करो। तुम्हें कहाँ तकलीफ है? आदित्य शर्मा ने चिंता से पूछा, कैसे मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? मैं नहीं जा रही। ओह, मुझे तकलीफ है। तान्या शर्मा रोते हुए बोली, मुझे तकलीफ है। यह इतना असहज क्यों है? आदित्य शर्मा ने जल्दी से पूछा। वह वास्तव में तान्या शर्मा के साथ हुई किसी घटना को लेकर चिंतित था। ये यहाँ असहज है। तान्या शर्मा ने रोते हुए अपनी छाती की ओर इशारा किया।
यहाँ असहज है। आदित्य शर्मा उस स्थान को देखकर स्तब्ध रह गया जहाँ तान्या शर्मा ने इशारा किया। क्या वहाँ चोट लगी? नहीं, यहाँ तो सब रेत है, ये चोट नहीं कर सकता। नजदीक से देखने के बाद आदित्य शर्मा समझ गया। तान्या शर्मा ने जो असहजता की बात की वह थोड़ी अलग थी। आदित्य शर्मा ने असहाय होकर मुस्कुराया। उसने तान्या शर्मा को गले लगाया और उसके सिर को छुआ। उसने सांत्वना दी, ठीक है रिया, अब असहज नहीं है, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। सच में तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को गले लगाया, बार बार सिसकते हुए। बिल्कुल सच, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया इतनी प्यारी है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मुझे भगाओ तब भी मैं नहीं जाऊंगा। मीनाक्षी, साहिल, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। चांदनी रात में समुद्र तट पर लहरें उछाल मार रही थी। आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। हालांकि तान्या शर्मा रो रही थी, लेकिन इस माहौल में वातावरण अभी भी बहुत रोमांटिक था। पुल के ऊपर जब कियारा बोस और जारा खान ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक कड़वी मुस्कान दी। ठीक है रिया, ठीक है, लेकिन अब हम दोनों और नहीं खेल सकते। कियारा बोस ने उदास मुस्कान के साथ कहा, मतलब तुम हार मान रही हो? जारा खान ने कियारा बोस की ओर देखकर पूछा, अगर हार नहीं मानी तो और क्या करूं? कियारा बोस ने कंधे उचकाए। रिया का साहिल के प्रति बहुत गहरा लगाव है, हमसे कहीं ज्यादा, हमें ये सब खराब नहीं करना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद दें। जारा खान ने दांत पीसे, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती, मुझे आखिरकार एक आकर्षक छोटा भाई मिला, कौन नहीं चाहता? कियारा बोस ने असहाय होकर हाथ फैलाए। चलो, जितना देखोगे दिल उतना ही दुखेगा। नहीं, मैं अभी भी हार नहीं मानना चाहती। तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुमने और गड़बड़ की तो मुझे नहीं लगता कि हम और रिया बहनें रह पाएंगी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं साहिल का पीछा करती रहूंगी। तो तुम्हारा मतलब क्या है? वापस जाकर रिया से पूछो, क्या साहिल का कोई भाई है? वह इतना अच्छा है, उसका भाई भी बुरा नहीं होगा। तुम समय समय पर मेरी मदद करो, अगर भाई नहीं है तो चचेरा भाई भी चलेगा। हाँ, तुम मुझसे ज्यादा भूखी हो। कियारा बोस और जारा खान बातें करते हुए हंसते हुए कार की ओर चले गए और कार चलाकर चले गए। इस समय इस क्षेत्र में केवल आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा बचे थे। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को गले लगाया और तान्या शर्मा का मूड धीरे धीरे स्थिर हो गया। दरअसल तान्या शर्मा की अधिकांश उत्तेजना शराब के कारण थी। अब समुद्र के पानी से धुलने और रोने के बाद शराब का असर लगभग खत्म हो गया था और उसकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से शांत हो गई। आदित्य शर्मा ने महसूस किया कि तान्या शर्मा का मूड धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसने धीरे से उसे छोड़ा। उसने तान्या शर्मा के हल्के चेहरे को देखा, अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। 3 सेकंड से ज्यादा समय तक। रिया, अब बेहतर महसूस कर रही हो? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमफ, यह मत सोचो कि मुझे गले लगाने से सब खत्म हो जाएगा। तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, तुम्हारा मानसी कपूर के साथ क्या रिश्ता है? उसने ऐसा क्यों किया? तान्या शर्मा ने हल्के से नाक फुलाए। आदित्य शर्मा के मुंह के कोने कड़वे हो गए। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वह जानबूझकर तुम्हें उकसा रही थी, मैं तुमसे नहीं कह रहा। रिया, बस एक छोटी सी चाल, तुम उसमें फंस गई। अनन्या दी और प्रिया दी को देखो, वे तुमसे ज्यादा वास्तविक लगती हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि वे जानती थी यह मानसी कपूर की योजना थी। तान्या शर्मा ने थोड़ा सोचा और उसे लगा कि वह थोड़ी आवेगी थी। फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी और छोटे चेहरे के साथ कहा, तुम कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं जो इतनी आसानी से चाल में फंस गई? तान्या शर्मा का चेहरा धीरे से चुटकी लिया। लेकिन भले ही रिया मूर्ख हो, मुझे वह पसंद है। रिया का जलन भरा रूप मुझे और भी पसंद है। मुझे बोर मत करो। तान्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर एक तरफ कर लिया। दरअसल मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने बस वह दृश्य देखा और बहुत असहज महसूस किया। साथ ही मैंने शराब पी थी। बस मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन अब गुस्सा होकर अकेले बाहर नहीं भागूंगी। ये खतरनाक है। हाँ, तान्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। उसका निष्कर्ष नीचे रखा गया। आदित्य शर्मा खुशी से मुस्कुराया और एक हाथ से तान्या शर्मा की कमर को पकड़ा। धीरे धीरे तट की ओर चला। फिर एक बड़ा पत्थर मिला। तान्या शर्मा के साथ बैठ गया। तान्या शर्मा ने अपने बगल में आदित्य शर्मा को देखा और धीरे से कहा, साहिल, क्या हम घर नहीं जा रहे? अभी घर जाना चाहती हो? आदित्य शर्मा ने शांति से मुस्कुराया, जल्दी मत करो, आज समुद्र तट का दृश्य सुंदर है, हम थोड़ा और देखेंगे। स्वाभाविक रूप से तान्या शर्मा ने मना नहीं किया। वह आदित्य शर्मा के साथ अकेले और समय बिताना चाहती थी। दोनों पत्थर पर बैठे समुद्र की ओर मुंह करके असीम रात के दृश्य को देखते हुए तान्या शर्मा आदित्य शर्मा की बाहों में सिमट गई। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। ये बहुत अच्छा है। अगर पूरी जिंदगी ऐसी हो तो और भी अच्छा होगा।
तान्या शर्मा खुशी से मुस्कुराए। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की ओर देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। क्या सिर्फ हम दोनों? फिर कपूर आंटी, अनन्या दी, प्रिया दी और खुशी दी को नहीं चाहोगी? किसने कहा नहीं, मैं बस। तान्या शर्मा की खूबसूरत आंखें चमकी, लेकिन इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। रिया, दरअसल मुझे लगता है हमारा परिवार एक साथ सबसे ज्यादा खुश रहता है। तुम्हें क्या लगता है? आदित्य शर्मा ने धीरे से कहा। वह अभी भी तान्या शर्मा को उन बातों के बारे में सीधे नहीं बता सकता, वह केवल धीरे धीरे घुसपैठ कर सकता है। तान्या शर्मा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। एक के बिना हम पूरे नहीं होंगे। ये तान्या शर्मा के दिल की बातें थी। हालांकि तान्या शर्मा थोड़ी जिद्दी थी, थोड़ा स्वामित्व वाली थी, लेकिन परिवार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अंजलि मेहता, नैना गुप्ता, राधिका सिंह और रिया वर्मा सभी उसके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बचपन से ही उसके पिता नहीं थे। वे उसके जीवन के दो हिस्से थे। उनमें से किसी एक के बिना उसका जीवन अधूरा था। तान्या शर्मा के शब्द सुनकर आदित्य शर्मा बहुत खुश हुआ। इस आधार के साथ भविष्य में जब वह तान्या शर्मा के साथ खुलकर बात करेगा तो वह इतनी परेशान नहीं होगी। बेशक अब आदित्य शर्मा यह नहीं कहेगा और तान्या शर्मा का मूड अभी स्थिर हुआ है। अगर अब कह देगा तो यह उसे फिर से उत्तेजित कर देगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या शर्मा ने पूछा, साहिल, आखिर मानसी कपूर मुंबई में क्या कर रही थी? वह पहले रॉयल कराओके पैलेस में थी। वह जानबूझकर तुमसे मिलने आई थी, है ना? तान्या शर्मा मूर्ख नहीं थी, वह बस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। कुछ चीजें अगर वह ध्यान से सोचती तो समझ जाती। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया। हाँ, वह जानबूझकर मुझसे मिलने आई थी। क्यों? तान्या शर्मा की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गई। क्या उसका तुमसे वाकई कोई रिश्ता है? हाँ, उसे पहले नहीं जानता था। उसका मुझसे क्या रिश्ता हो सकता है? वह मेरे पास आई क्योंकि मैंने उसका व्यवसाय छीन लिया। उसका व्यवसाय छीन लिया? तान्या शर्मा थोड़ी हैरान थी। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, रिया, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बातें बताना जरूरी है। आखिरकार तुम भी यहाँ का हिस्सा हो और तुम वयस्क हो। तुम्हें परिवार के लिए योगदान देना चाहिए। आदित्य शर्मा का गंभीर चेहरा देखकर राधिका सिंह धीरे से उठकर बैठ गई। बिल्कुल, मैं परिवार के लिए योगदान देना चाहती हूँ, लेकिन कपूर आंटी, अनन्या दी और प्रिया दी हमेशा मुझे बच्चा समझती हैं। वे मुझे हिस्सा लेने नहीं देती। काम के लिए वे मुझे कपूर एंटरप्राइजेस के तहत लग्जरी मोटर्स शोरूम संभालने देती हैं। मैं क्या संभाल सकती हूँ? शोरूम पहले से ही सही रास्ते पर है। मेरा सबसे ज्यादा काम वित्तीय विवरण देखना है। मैं बोर हो जाती हूँ। ये सुनकर आदित्य शर्मा मुस्कुराया और बोला, रिया, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें कम आंक आ जाता है? हाँ, अगर मुझे कुछ चुनौतीपूर्ण काम दिया जाए तो मैं बेहतर कर सकती हूँ। तान्या शर्मा ने आत्मविश्वास से अपना चेहरा उठाया। ठीक है, क्योंकि तुम में यह महत्वाकांक्षा है। मैं वापस जाकर अनन्या दी से कहूंगा तुम्हें एक काम दे, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसे अच्छे से करोगी। आदित्य शर्मा ने गंभीरता से कहा, मैं इसे जरूर अच्छे से करूंगी। अगर मैंने गलती की तो तुम मैं क्या? आदित्य शर्मा ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। तुम मुझे मारो? हाँ ठीक है, ये तय रहा। जोर से हंसते हुए आदित्य शर्मा के दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर तान्या शर्मा अपने दम पर खड़ी हो सकती थी तो क्या नैना गुप्ता उसकी चिंता करना बंद कर देगी? अध्याय 166। एक्यूपंक्चर नहीं। अंजलि मेहता थोड़ी निराश थी। आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा कुछ देर तक समुद्र तट पर बैठे रहे और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तान्या शर्मा अब पूरी तरह से भीगी हुई थी और बैठे रहने से उन्हें डर था कि दोनों को जी हुई की भावनाओं के कारण जल्द ही जाना होगा। हालांकि कप में सैकड़ों छोटे घर हैं। शरीर तान्या शर्मा को कहता है और समय वास्तव में सड़क के किनारे आने में मुश्किल है। कार में बैठने के बाद आदित्य शर्मा ने अनन्या दी को एक संदेश भेजा कि वह कपूर आंटी के लिए घर जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने चारों ओर की स्थिति के बारे में पूछा। कोरमंगला में मौसम अच्छा है। अब वे गुड नाइट फॉल्स की बात करने के लिए जिम्ना में लौट आए हैं। फ्रा घर पर उसका और तान्या शर्मा के लौटने का इंतजार कर रही है। आधी रात हो चुकी है और तान्या शर्मा अतिथि कक्ष में चली गई है। आदित्य शर्मा अभी तक सोया नहीं है, लिविंग रूम में है। अब तान्या शर्मा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अंजलि मेहता के बगल में आदित्य शर्मा मुस्कुराया और दोनों अंजलि मेहता की ओर चले। तुम सोई क्यों नहीं? और पूछा वांग्यान हंसते हुए। तीनों लड़कियां वापस नहीं आई। मेरा बेटा प्रिया, मैं कैसे सो सकता हूँ? हाँ, मैं गलती से समुद्र में खेलते समय गिर गया और थोड़ा खेला। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कपूर आंटी, मैं सावधान नहीं था। मैं जाकर कपड़े बदल कर नहा लूंगी। गर्म स्नान कर लो और गीले दिल से कहो। कपूर आंटी, तुम जल्दी आराम क्यों नहीं करती? तान्या शर्मा हंसी। हमने आदित्य शर्मा की ओर भी नहीं देखा, मैंने कहा। फिर आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखने के बाद आदित्य शर्मा कपूर आंटी अंजलि मेहता के पास गया और माफी मांगी। तुम वह हो जो चली गई। सिर हिलाया। तुम्हारे बिना मैं बेंगलुरु के चौहान परिवार की बात को संभाल लूंगी।
मैं तुम्हारे परिवार की एक साधारण बात को समझ सकती हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। कपूर आंटी, तुम सब जानती हो मुंबई में इतनी बड़ी हलचल, मैं कैसे नहीं जान सकती। अंजलि मेहता मेरे मुंह के कोने फड़के। हालांकि मैं रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी रिश्तों का जाल है। मुझे हमेशा लगता है कि कपूर एंटरप्राइजेस का असली नेतृत्व केवल शिवाजी कपूर करते हैं। लिन ने कहा। उसका मुंह और मीठा हो गया और वह मुस्कुराकर बोली, अंजलि मेहता ने थोड़ा बताया। आज साहिल है, आओ और बैठो। आदित्य शर्मा अंजलि मेहता के पास आया और बैठ गया। उसने बिना कुछ छिपाए विस्तार से बताया। और हाँ, कोरमंगला का नवीनीकरण नैना गुप्ता द्वारा बनाई गई योजना जो मानसी कपूर से आई थी ने स्पष्ट कर दिया कि रॉयल कराओके पैलेस और अंजलि मेहता क्यों, क्योंकि आदित्य शर्मा को डर था कि अंजलि मेहता इतना स्पष्ट कर देगी कि कपूर परिवार और अंजलि मेहता का ऐसा खून का रिश्ता है। खून के रिश्तों से ज्यादा, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ने के लिए। बोलने के बाद उसकी खूबसूरत आंखें चमकी। उसने सिर झुकाया और सोचा। एक अजीब रोशनी के साथ अंजलि मेहता का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। आदित्य शर्मा ने देखा। कपूर आंटी, अगर आपको लगता है तो धीरे से कहा, ठीक है, फिर मुझे अनन्या दी के साथ यह करना होगा। अंजलि मेहता सुना और मुस्कुराई। तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं वो मानसी कपूर लड़की थोड़ी। उसने सिर खुजाया। मेरा नाम हाँ। आदित्य शर्मा शर्मिंदा है और मानसी कपूर बहुत चालाक है। मुझे उसे सबक सिखाने की जल्दी है। इसे नियंत्रित करना वाकई मुश्किल है। अगर तुम उसे एक ना दे दो तो घबराओ मत। कपूर आंटी ने अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा कि वह तुम्हें दोष नहीं दे रही थी, ये सोचकर कि तुमने बहुत अच्छा किया। इसके विपरीत मैं इसे बहुत हल्के में लेती हूँ, इसलिए ये जूनियर तुम्हें सबक सिखाएंगे। मैं ठीक हूँ। आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा। उसने परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया और धीरे से कहा, क्या तुम्हें दोष दे सकते हो? कपूर आंटी, जब बेंगलुरु के चौहान परिवार की बात को संभाल सकती है तो यह आशा है। तुम्हारा बेंगलुरु चौहान परिवार कपूर आंटी का एकमात्र रिश्तेदार है। कपूर आंटी वास्तव में नहीं चाहती कि उनके पास कोई बड़े हो। अंजलि मेहता के शब्दों के साथ आदित्य शर्मा ने महसूस किया कि अंजलि मेहता बहुत असहज थी। वीरेंद्र चौहान दयालुता को निगलने की सोच रहा था, इसलिए चौहान परिवार के बाकी बच्चे अभी तक राक्षस नहीं थे। आदित्य शर्मा ठीक है जब तक वे हैं, लेकिन वीरेंद्र चौहान को छोड़ देने के लिए आदित्य शर्मा को वास्तव में कोई अच्छा इरादा नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं आदित्य शर्मा की आवाज देख सकता हूँ। तुम उसके विचारों के कारण हो। उसने दयालुता पर आह भरी। कपूर आंटी भी जानती थी कि कपूर आंटी बहुत दयालु थी। मैं वास्तव में रूहान शान को नीचे नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं अपने चाचा को चूमती हूँ। मेरा दिल वीरेंद्र चौहान, मैंने बचपन में आदित्य शर्मा के साथ समय बिताया। तुम नहीं जानते कि चाचा कितने बड़े हैं। समय मेरे साथ, मेरे लिए यह वास्तव में कठिन समय है और मैं उससे नफरत भी करता हूँ। परित्याग, धक्का मुक्की। मेरे पिता भी इतनी जल्दी चले गए। अंजलि मेहता का दिल सुनकर थोड़ा कांप गया कि वह तेजी से निगल नहीं पाएगी। उसने कहा कि अंजलि मेहता के दिल में विरोधाभास था और वह जानती थी कि बहुत भावुक व्यक्ति आदित्य शर्मा को वापस नहीं लाएगा, अन्यथा यह उसके अपने बेटे के घर जैसा होगा। आदित्य शर्मा को गहरी भावना के साथ देखें। अगर अंजलि मेहता को बुरा लग सकता है तो क्योंकि वीरेंद्र चौहान के लिए खो गया। सेकंड में आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे विचार स्पष्ट थे कपूर आंटी, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा, चिंता मत करो। मैंने कहा, मुझे बहुत राहत है। साहिल ने अपने बाल सीधे किए और हाथ उठाकर आदित्य शर्मा की मदद की। मुस्कुराए और एक बेटे से कहा, ये वास्तव में 3 जन्मों की माँ है जो आपके जैसा हो सकता है। ऐसा मत कहो, मेरे पास आपके जैसी कपूर आंटी और 4 बहनें हैं। मेरी किस्मत आप सबकी है और कपूर आंटी भी। आपकी दयालुता ने इसे बनाया। अंजलि मेहता खुश थी कि भाग्य का लाभार्थी वास्तव में मेरी माँ थी जिसने आपको मेरे लिए बनाया। मेरे चाचा दयालु थे। ओली ने उनके दिमाग को अंधा कर दिया। उनके चाचा केवल सत्ता में थे। कहा, मुझे अभी भी याद है जब शोक सभा में जब मेरे चाचा के पिता की मृत्यु हुई। 2 बार बेहोश होकर रोया और अपने पिता के कारण बहुत दुखी था। जाओ, अगर तुम मेरे चाचा को वापस ला सकते हो तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा और उनकी असली प्रकृति को बहाल करेगा। अब आपके पास बेंगलुरु चौहान परिवार के साथ विलय के लिए उनका समर्थन है। अंजलि मेहता ने धीरे से पूछा कि यह वीरेंद्र चौहान की मृत्यु थी। कपूर आंटी, क्या आप उन्हें अप्रत्यक्ष कारण के लिए सीधे नफरत नहीं करती? अंजलि मेहता की खूबसूरत आंखें उदास थी, लेकिन वह गाढ़ा है। कुछ बार चमकने पर नफरत करने की कोई बात नहीं। उनके पास वास्तव में कोई बड़ा रिश्ता नहीं है। ये थोड़ा सा संबंधित है, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी है। अगर महत्वपूर्ण कारण बीमारी है तो आपके दादाजी नहीं होंगे। मुझे थोड़ा अपराध बोध है कि मेरे पास इतना बड़ा नहीं है। कपूर आंटी, यह नहीं है। आप जल्दी से सांत्वना दी। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये चीजें किसकी गलती है? आखिरकार मुझे जन्म देना ठीक है। अंजलि मेहता की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल मुझे लगा कि मैंने धीरे से पूछा, अगर मेरे लिए नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि आपके माता पिता के साथ भाग्यशाली होता। द बीमार था और मेरे पास आप जैसा अच्छा बेटा होता।
उद्धरण चिन्ह मेरे पास आप नहीं है। मैं पतली नहीं हूँ। इसने मेरे पिता का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे लिए आपकी खिड़की खोल दी। इसे संतुष्ट होना चाहिए। आप भावुक हैं। कपूर आंटी ने आपको छोड़ दिया। माँ आप पर विश्वास करती है। मीरा चार ने साहिल को धीरे से गले लगाया। 5 मीरा ने अपना हाथ उठाया और आदित्य शर्मा के उठे हुए कंधों को थपथपाया। थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन ये करा उठा। क्या उसने आपकी परवाह की? असहजता से पूछा। अगर आप अच्छा करते हैं तो शायद आप बहुत देर तक बैठे हैं और अच्छा नहीं लगता। आराम, हाँ वह खुद थोड़ी मीरा है और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है माई को शरीर को जारी रखने की जरूरत है या अभी तक एक उपचार उपचार के लिए नहीं? हालांकि कपूर आंटी के साइन इन के लिए इनाम मैंने अभी तक नहीं भेजा है। आदित्य शर्मा खड़ा हुआ। आपको मसाज देता हूं और मुस्कुराकर कहा। कपूर आंटी लाल हो गई। अंजलि मेहता का चेहरा एक साधारण मसाज है समय। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा कि एक्यूपंचर अभी तक नहीं आया है, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। आदित्य शर्मा थोड़ा निराश है। मुझे लगता है कि अंजलि मेहता आपने 3 चीजें पढ़ी और काम साझा किए सभी। अध्याय 167 राधिका सिंह का प्रलोभन डर। मेजबान ने सफलतापूर्वक इनाम जारी किया। अंजलि मेहता की छिपी बीमारी का उपचार 30 सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। आदित्य शर्मा आराम से मुस्कुराया। एक बार में 30 अंक जोड़कर सिस्टम के इनाम के साथ अंजलि मेहता ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। उसने महसूस किया कि उसके दंतियन से एक गर्मी का प्रवाह निकला और उसकी रक्त वाहिनियों के साथ पूरे शरीर में फैल गया। इस गर्मी के तहत उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो गया और त्वचा पर पसीने की बूंदें जमा हो गई। वांग मोतियों के बनने की प्रक्रिया में अंजलि मेहता को बहुत आराम महसूस हुआ। ताज़ा शानदार प्रभाव, पूरे शरीर में बहुत हल्कापन महसूस हुआ। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मसाज रक्त संचार को बढ़ावा दे सकती है और आपकी छिपी बीमारियों में मदद कर सकती है। आदित्य शर्मा ने हल्के से मुस्कुराया और एक बहाना बनाया। स्वाभाविक रूप से वह अंजलि मेहता को यह नहीं बता सकता कि यह प्रभाव सिस्टम का इनाम था। यह अच्छा है। अंजलि मेहता का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, साहिल तुम इतने प्रतिभाशाली क्यों हो? तुमने ये किससे सीखा? शायद इसलिए कि मेरे पास ज्यादा रोमांच हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें से सभी के पास जादुई कौशल हैं और वे सभी मुझे सिखाने को तैयार हैं। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अच्छी खबर दी। साहिल दयालु है और भगवान तुमसे प्यार करते हैं। अगर तुम प्राचीन काल में होते तो तुम स्वर्ग के असली पुत्र होते। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा, कपूर आंटी कृपया मेरी तारीफ करना बंद करें। अगर आप तारीफ करती रही तो मैं उड़ने लगूंगा। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। ये तारीफ नहीं है, यह एक तथ्य है। अगर कोई तुम्हारी पत्नी बन जाएगी 12 वह पूरी जिंदगी खुश रहेगी। अरे बात करने की बात है। मैं वास्तव में स्वार्थी हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम्हें और अनन्या को एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए और बाकी 3 बहनों को भी इसका आनंद लेना चाहिए। अंजलि मेहता ने अपने आप में मुस्कुराया। आदित्य शर्मा सुनकर बहुत उत्साहित था। क्या ये हो सकता है कि कपूर आंटी चारों बहनों को मेरे साथ बनाने की सोच रही थी? अगर ऐसा है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी आदित्य शर्मा खुश नहीं हुआ था कि अंजलि मेहता फिर से बोली, अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम जैसे और लड़के पैदा किए होते तो अच्छा होता। इस तरह अनन्या और चारों एक एक को बांट सकती थी। कितना खुशी होती। ठीक है, यही मतलब है कपूर आंटी का स्नेह। आदित्य शर्मा ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने सोचा भले ही मेरा कोई भाई हो मैं अंतर नहीं बताऊंगा। अगर बाकी चीजें बांटी जा सकती हैं तो क्या पत्नी को भी बांटा जा सकता है? आदित्य शर्मा ने अंजलि मेहता के कंधे को रगड़ा और मुस्कुराया। कपूर आंटी अगर मेरा कोई भाई होता, शायद यह मैं नहीं होता जिसने आपको बचाया और हमारे पास अब यह भाग्य नहीं होता। ये सुनकर अंजलि मेहता ने भौं से कुड़ी। मैं केवल तुम्हें अपने बेटे के रूप में मान्यता देती हूं और दूसरों को नहीं। हाँ, कपूर आंटी मैंने बस यूं ही कहा। ज्यादा मत सोचो, ये कुछ भी नहीं है। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नॉवल वर्ल्ड के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इन्हें सच समझकर अपने जीवन से ना जोड़ें तो मजा लीजिएगा कहानी का। चैप्टर 168 अनन्या का बाद टॉवल शो, प्रिया का पजामा शो। 1 घंटे से अधिक समय बाद राधिका सिंह अपने गीले बालों और बड़े चश्मों के साथ पजामे में आदित्य शर्मा के कमरे में आई। जब साहिल ने दरवाजा खोला तो उसने प्रिया के पहनावे को देखा। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया तुम अब और भी सहज कपड़े पहनने लगी हो। क्या ये वही नहीं है जो तुम चाहते थे? प्रिया ने साहिल को एक नज़र दी क्योंकि वह चश्मा पहने थी। उसका यह अंदाज थोड़ा कम आकर्षक लग रहा था। जब प्रिया बाहर होती थी तो वह शायद ही कभी चश्मा पहनती थी। वह आमतौर पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी क्योंकि बाहर अपनी छवि का ध्यान रखना पड़ता था और चश्मा पहनना सुविधाजनक नहीं था।
घर पर वह इतनी सावधानी नहीं बरतती थी। चश्मा पहनना अधिक आरामदायक था। हालांकि साहिल को यह बहुत अजीब लगा। ये चश्मे वाकई प्रिया की सुंदरता को प्रभावित कर रहे थे। 48 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं। समय आने पर मैं प्रिया को बांधकर उसकी आंखों की बीमारी को जल्दी ठीक कर दूंगा। वह हमेशा चश्मा पहनती है, इससे मेरी प्रिया की सुंदरता की सराहना करने में बाधा आती है। साहिल प्रिया के सामने गया। वह शरारती ढंग से मुस्कुराया। अगर यह मेरी इच्छा है तो मैं चाहूंगा कि तुम कुछ भी ना पहनो। हा, बदमाश प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने साहिल को मारने के लिए हाथ उठाया। साहिल ने मौका देखकर पीछे हटते हुए प्रिया को पीछे से गले लगा लिया। हम सचमुच खुशबूदार है। प्रिया, तुम कौन सा शब्द जेल इस्तेमाल करती हो? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रिया को साहिल की इस हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। वह शर्माते हुए छटपटाए। साहिल, मुझे जल्दी छोड़ दो। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर मुझे मारने की सोचोगी। साहिल ने शरारती चेहरा बनाते हुए कहा, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं वादा करती हूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? प्रिया शर्मिंदगी में थी। उसकी आवाज में थोड़ी विनती थी। उसे वाकई डर था कि कोई देख लेगा। मुझे छोड़ने के लिए कुछ अच्छा बोलो। साहिल ने मजाक किया। क्या अच्छा बोलूं? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूं? प्रिया का चेहरा लाल हो गया और उसने विनती की, पहले मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं कहूंगी। ठीक है, तुम्हें छोड़ दूं और तुम भाग जाओगी। अच्छा भाई बोलो। सुनने दो। साहिल, तुम बहुत ज्यादा हो गए। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम मुझे भाई कहने को कह रहे हो? प्रिया ने अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा, लेकिन साहिल उसके पीछे था। वह साहिल को देख भी नहीं पा रही थी। नहीं बोल रही तो फिर मुझे दोष मत देना। साहिल ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां ऊपर की ओर बढ़ाई। प्रिया घबरा गई और उसने जल्दी से साहिल का हाथ दबाया। इस समय उसका चेहरा इतना लाल था कि मानो उसमें से पानी टपकने वाला था। वह घबराहट में बोली, साहिल शरारत मत करो, मैं बोल रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? ठीक है भाई, शरारत मत करो, थोड़ी देर में कोई देख लेगा। प्रिया की नाजुक आवाज सुनकर साहिल को बहुत संतुष्टि हुई। प्रिया, जब कोई ना हो तो मुझे ऐसे ही बुलाना, समझी? ठीक है, तुम जो कहो, पहले मुझे छोड़ दो। ठीक है। प्रिया वाकई साहिल से हार मान चुकी थी और पहले उसका अनुसरण करने के लिए सहमत हो गई। साहिल ने प्रिया को छोड़ दिया। जैसे ही उसने छोड़ा, प्रिया तेजी से मुड़ी और साहिल का कान पकड़ लिया। अच्छा तुम शरारती भाई, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अपनी बड़ी बहन को तंग करने की हिम्मत कर रहे हो। प्रिया ने अपनी खूबसूरत आंखों से घूरते हुए डांटा। साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं। मैंने अभी कहा था कि तुम मुझ पर बदला नहीं लोगी। मैंने कहा था कि बदला नहीं लूंगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि औरतों की बात कभी भरोसेमंद नहीं होती? प्रिया ने नाराजगी से कहा, मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा, वरना तुम बेकाबू हो जाओगे। जल्दी बोलो, आगे से घर पर मुझे तंग नहीं करोगे। साहिल ने 2 बार हंसते हुए कहा, घर पर तंग नहीं कर सकता तो बाहर करूं। प्रिया ने ये सुनकर फिर से चेहरा लाल कर लिया। बाहर भी हालात पर निर्भर करता है। तुम बेकार में शरारत नहीं कर सकते। यह नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मेरे पास जिंदगी में कोई मौका नहीं बचेगा। मुझे अपनी मर्जी से करना होगा। साहिल ने तर्क दिया। तुम अभी भी ज्यादा बोल रहे हो। क्या मुझे तुम्हें चुटकी काटने में दर्द नहीं हुआ? प्रिया ने नाराज चेहरा बनाते हुए कहा, सचमुच दर्द नहीं हुआ? साहिल ने शरारती मुस्कान दी। प्रिया, ज्यादा जोर मत लगाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहेंगे। हाथ? प्रिया ने संदेह से नीचे देखा, केवल ये देखने के लिए कि साहिल का हाथ उसकी पजामे की रस्सी के सिरे को पकड़े हुए था। अगर साहिल ने रस्सी खींच दी तो उसका पजामा उतर जाएगा। तुम छोड़ दो। प्रिया घबरा गई। साहिल, तुम इतनी शरारत नहीं कर सकते। कृपया रस्सी मत खींचो। साहिल गर्व से मुस्कुराया, तो मुझे छोड़ दो। मैं छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ। प्रिया ने जल्दी से अपना हाथ ढीला कर दिया। उसने भी सिकोड़ ली, अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा और गुस्से में बोली, साहिल, पहले मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम इतने शरारती हो? हाय, मैं शरारती नहीं हूँ, लेकिन प्रिया को संभालने में मैं अच्छा हूँ। साहिल मुस्कुराया। क्या तुम इस बार मेरी बात मानोगी? मानूंगी, निश्चित रूप से मानूंगी, बस तुम रस्सी का सिरा मत खींचो। प्रिया ने साहिल से विनती की, तो बाहर जाकर क्या मैं तुम्हें तंग कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, बशर्ते तुम ज्यादा ना करें। ज्यादा नहीं, फिर से अच्छा भाई कहो। अच्छा भाई, हाथ ऊपर करो। मुझे माफ कर दो। प्रिया ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए विनती की। हाय, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ। साहिल मुस्कुराया और 2 कदम पीछे हट गया, फिर रस्सी छोड़ दी और तेजी से बाहर भाग गया। तुम शरारती भाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ने कदम बढ़ाकर पीछा किया। भागते और पीछा करते हुए दोनों जल्दी ही अनन्या के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर साहिल ने दरवाजे का हैंडल दबाया और प्रिया की ओर मुड़कर देखा। वह अंदर घुस गया। अगर अनन्या ने पूछा तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। साहिल गर्व से मुस्कुराया।
प्रिया इतनी गुस्से में थी कि वह साहिल को घूर रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम बहुत होशियार हो, इंतजार करो, देर बेर मैं बदला लूंगी। प्रिया, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सचमुच नाराज हो गई। साहिल मुस्कुराया, मैंने कहा था कि घर पर ज्यादा शरारत नहीं करनी। तुमने नहीं सुना, तुमने मुझे 2 बार तंग किया और मुझे सबक नहीं सिखाया। तुम सचमुच बेकाबू हो जाओगे। प्रिया ने नाराज चेहरा बनाया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं आगे से घर पर शरारत नहीं करूंगा। ठीक है, कौन जानता है कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। प्रिया ने नाराज चेहरा बनाते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ। साहिल ने 3 उंगलियां उठाई। अगर मैं भविष्य में घर पर तुम्हें तंग करता हूँ तो मुझे सजा मिले। मैं जिंदगी में पत्नी नहीं पा सकूंगा। ठीक है। प्रिया ने ये सुनकर साहिल को गुस्से से घूरा। तुम अपनी सजा की कसम खाते हो या हमारी सजा की? अगर तुम पत्नी नहीं पा सके तो हम क्या करेंगे? साहिल प्रिया के पास गया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, तो फिर यह गिनती नहीं है, हम भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे। प्रिया, क्या तुम्हें यह मजेदार नहीं लगता? तुम्हें मजा आता है? नहीं, तुम घर पर शरारत नहीं कर सकते। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। अगर शरारत करनी है तो मेरे कमरे में या तुम्हारे कमरे में बस। हाँ, तुमने कहा, ठीक है। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, खट। तभी दरवाजा खुला और अनन्या दरवाजे पर खड़ी थी। वह साहिल और प्रिया को देख रही थी और आश्चर्य से बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दरवाजे पर काफी देर से बात करते सुना, तुम अंदर क्यों नहीं आए? साहिल ने अनन्या को देखा। वह एक पल के लिए ठिठक गया। अच्छा, अनन्या का पहनावा प्रिया से भी ज्यादा बोल्ड था। वह एक तौलिया में लिपटी थी। उसका सी क्षेत्र ऊपर और जांघों के नीचे खुला था। मैंने सोचा कि तुम अभी तैयार नहीं हुई हो, इसलिए थोड़ा इंतजार किया। साहिल ने शर्मिंदगी से हंसा। अनन्या ने साहिल को देखा, फिर लाल चेहरे वाली प्रिया को देखा और अपनी भौहें उठाए। तुम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे ना? अनन्या, तुम क्या कह रही हो? प्रिया का चेहरा और लाल हो गया। हम सचमुच डर रहे थे कि तुम अभी तैयार नहीं हुई हो, इसलिए दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पहनावे को देखकर तुमने अभी अभी नहाया होगा। अगर हम अभी अंदर चले जाते तो क्या हम सीधे देख लेते? प्रिया के शब्दों को सुनकर अनन्या भी शर्मा गई। प्रिया, तुम कब से इतनी शरारती हो गई? तुम उस बदमाश की तरह होती जा रही हो। साहिल ने ये सुना और नाराजगी दिखाई। अनन्या, तुम प्रिया के साथ बात कर रही हो, मुझ पर क्यों तंज कस रही हो? मैं बहुत नेक हूँ। तुम क्या हो मुझे पता है। अनन्या ने हंसते हुए कमरे में प्रवेश किया। अंदर आओ और दरवाजा बंद करो। साहिल ने मुंह बनाया और प्रिया की ओर मुड़ा। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ईमानदार और जवान हूँ? तुम ईमानदार? हाँ। प्रिया ने साहिल को आंखें दिखाई और अंदर चली गई। ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती है ना? ठीक है, मैं चैप्टर 169। प्रिया को बेंगलुरु ले जाओ। कमरे में आदित्य शर्मा, नैना गुप्ता और राधिका सिंह चाय की मेज पर बैठे थे। अनन्या ने चाय बनाई। साहिल और प्रिया के लिए एक एक कप डाला और फिर अपनी टांगों को क्रॉस करके बैठ गई। साहिल ने चाय का प्याला उठाया, प्रिया को देखा और फिर अनन्या को देखा। खुशी की एक भावना अपने आप उमड़ पड़ी। प्रिया अपने हल्के नीले और पतले पजामे में थी। प्रिया का अंडविया हल्का नीला और पतला था। रोशनी के तहत उसका रहस्यमयी आकर्षण कुछ हद तक स्पष्ट था। बहुत उत्तेजक अनन्या का बात टॉवल सफेद था। हालांकि यह रोशनी में पारदर्शी नहीं था, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा था वह मशहूर था। खासकर उसकी 2 लंबी गोरी टांगे जो वाकई थकान मिटाने वाली थी। अनन्या, जल्दी से मुख्य बात पर आओ, हमारा शरारती भाई कुछ और करने वाला है। प्रिया ने साहिल को देखा जो पूरे चेहरे पर मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसके मुंह में कड़वाहट भर गई। अनन्या, क्या तुमने सुना? प्रिया मुझे बदनाम कर रही है। मैं चुपचाप चाय पी रहा हूं और वह भी मुझ पर निशाना साध रही है। प्रिया ने मुंह बनाया। तुम मुंह से चाय पी रहे हो? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हम मत सोचो कि मुझे नहीं पता। प्रिया, क्या तुम्हारी आंखें अब देखने की शक्ति पा चुकी हैं? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो देखो मैं अंदर क्या पहन रहा हूं। तुम? प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह बनाया। शरारती भाई? अनन्या ने साहिल और प्रिया को झगड़ते देखा। वह असहाय रूप से सिर हिलाए। तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। फिर झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? ये शरारती भाई ने शुरू किया। प्रिया ने साहिल को घूरते हुए कहा। प्रिया, मैंने कसम खाकर कहता हूं, मैं चाय पी रहा था। तुमने मुझे डांटा, मैंने कैसे शुरू किया? साहिल ने कड़वाहट से भरी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर जब मैं तुम्हें ढूंढने गई थी तब क्या हुआ? क्या तुमने शुरू नहीं किया? प्रिया ने जवाब दिया। रुको। अनन्या ने आश्चर्य से कहा, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? तब प्रिया को एहसास हुआ कि उसने गलती से कुछ बता दिया। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, है ना साहिल? हाँ, प्रिया मजाक कर रही थी।
अनन्या ज्यादा मत सोचो, साहिल ने उसका साथ दिया। सचमुच। अनन्या ने साहिल को देखा, फिर प्रिया को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई और उसे लग रहा था कि कुछ तो चल रहा है। अनन्या सचमुच देर हो रही है, चलो मुख्य बात पर आते हैं। प्रिया को डर था कि अनन्या कुछ और पूछ लेगी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अनन्या ने समय देखा, सुबह के लगभग 3 बजे बज रहे थे। वाकई देर हो रही थी। ठीक है, अब मुख्य बात पर आते हैं। साहिल, मैंने आज मानसी कपूर के साथ थोड़ी देर बात की और अब वह हमारी मदद पूरी तरह से कर रही है। इसके अलावा मैंने उसने और तुम्हारी प्रिया ने आगे की बातों पर चर्चा की। सुनो, तुम्हें क्या लगता है? साहिल ने अपनी हंसी को संभाला और कहा, ठीक है, मैं सुन रहा हूं। अनन्या ने चाय का एक भूंक लिया, गला तर्क किया, फिर बोली, पहला है कोरमंगला का नवीकरण प्रोजेक्ट। मैंने नंदिनी के साथ शोध किया। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मानव सामग्री और वित्तीय संसाधनों का खर्च कभी भी कम नहीं होगा। भले ही कपूर एंटरप्राइजेस की सभी रियल एस्टेट कंपनियां इसमें लग जाए, मुझे डर है कि इसे पूरा करना मुश्किल होगा। मैंने भी इस पर विचार किया है। आखिरकार कपूर एंटरप्राइजेस विशेष रूप से रियल एस्टेट व्यवसाय में नहीं है। इसमें वाकई कमी है। इसके अलावा मुंबई में भी पिनेकल डेवलपर्स प्रोजेक्ट है। कपूर एंटरप्राइजेस अपनी सारी ऊर्जा बेंगलुरु में नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही, अनन्या ने जवाब दिया। कुछ महीने पहले कपूर एंटरप्राइजेस के सामग्री और मानव संसाधनों के हिसाब से हम कोरमंगला प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। 5वें चरण में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा और एक बार निर्माण अवधि बढ़ने पर बहुत सारी अनावश्यक परेशानियां होंगी। तुम्हें भी पता है कि बेंगलुरु का चौहान परिवार कोई साधारण ताकत नहीं है। अगर निर्माण अवधि बढ़ी तो भले ही नंदिनी हमारा साथ दे, फिर भी इसे रोका जा सकता है। अगर बेंगलुरु का चौहान परिवार को कोरमंगला नवीकरण प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया तो इसे जारी रखना और भी मुश्किल होगा। एक साधारण उदाहरण देता हूं। अगर बेंगलुरु का चौहान परिवार सामग्री की आपूर्ति के चैनल को काट दे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर साहिल ने भय सिकोल ली और कुछ देर सोचने के बाद पूछा, नंदिनी का क्या विचार है? प्रिया ने कहा, उसका विचार बहुत सरल है। कोरमंगला नवीकरण का अधिकार उसे दे दो। बेंगलुरु के चौहान परिवार के संसाधनों के साथ कोरमंगला नवीकरण प्रोजेक्ट को पूरा करो। बेशक ये सिर्फ संसाधनों का उपयोग है, कंपनी और रिश्ते उसके होंगे। वह मुनाफा कमाने के बाद उस मुनाफे को हमारे समूह के खाते में स्थानांतरित करने का तरीका निकालेगी। हाँ, इतना घूम फिर कर भी यही तरीका। साहिल हंसा और प्रिया को देखा। प्रिया, तुम्हें नंदिनी के तरीके के बारे में क्या लगता है? प्रिया ने भय सिकोड़ ली। अगर यह संभव है तो उसका तरीका ठीक है, लेकिन एक बात है, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा कपूर एंटरप्राइजेस सिर्फ मुनाफा ही लेगा, फिर भी हम बेंगलुरु के चौहान परिवार की रियल एस्टेट एकाधिकार को नहीं तोड़ पाएंगे और वहां पैर जमाने की तो बात ही नहीं है, और ऐसा करने से हम निष्क्रिय हो जाएंगे और नंदिनी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। प्रिया के शब्दों को सुनकर साहिल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने फिर से अनन्या की ओर देखा। अनन्या, तुम्हें क्या लगता है? अनन्या ने एक पल सोचा, फिर बोली, दरअसल मैं नंदिनी के प्लान की ओर ज्यादा झुक रही हूं। सबसे पहले नंदिनी